हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं नीतीश शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में तक हमने ये पढ़ लिया था कि फिजिक्स में उत्तेजना या फिजिक्स का क्या कौन कौन से प्रभाव क्षेत्र हैं। तो दो प्रभाव क्षेत्र हमने पढ़े थे, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में हम उन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनको हम सीधा आंखों से देख सकते हैं, जैसे एक कार की गति, पंखे की गति, इस तरह से। सूक्ष्म चीजों पे जो हम अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, प्रोटॉन, इनके बीच में जो बल लगते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने दो प्रभाव क्षेत्रों में इसको बांटा। तो स्थूल में हमने पढ़ लिया था कि चीर समृद्ध भौतिकी होती है, उसकी भी अलग अलग शाखाएं हैं, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी और यांत्रिकी और वैद्युत गति, चार शाखाएं हमने देखी थी। इनमें क्या क्या घटनाएं होती है ये हमने देखी। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में किसका अध्ययन करते हैं। तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में हम जितने भी नाभिकीय, आणविक, परमाणु घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे नाभिक से हम पावर प्लांट भी बनाते हैं, मतलब नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो उस घटनाओं को भी हम किस प्रभाव क्षेत्र में पढ़ते हैं, सूक्ष्म। और नाभिक से हम एक विनाशकारी बम भी बनाते हैं, नाभिकीय बम। तो उसकी घटनाओं का अध्ययन भी किसमें करते हैं, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में। तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में हम ये बहुत सारी चीजें अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तेजना या एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम अलग अलग बहुत बड़ी जो रेंज है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है कार्य क्षेत्र। और इसमें अगर हम लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में बात करें तो ये इनका जो कार्य क्षेत्र है का कार्य क्षेत्र, भौतिकी के कार्य क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं लंबाई के बारे में। तो लंबाई कहां से कहां तक हम लेते हैं, 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर तक, इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी लंबाई तक का अध्ययन यहाँ करते हैं। ये किसका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का। और इसी तरह से ये क्या है, पूरे ब्रह्मांड का अगर समय के बारे में बात करें तो अगर इस लंबाई को हम प्रकाश के वेग से भाग दे देंगे तो हम जानते हैं समय होता है x/b, दूरी बटे 4। तो ये है दूरी मीटर में। और अगर इसको हम वेग से या चाल से भाग दे देते हैं तो हमें समय मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें समय मिलता है 10⁻8 से इसको भाग देंगे तो 10⁻22 सेकेंड से लेके 10⁻18 सेकेंड। इतना तो हम इतनी छोटी से छोटी और इतनी बड़ी से बड़ी घटना के बारे में भौतिकी में अध्ययन करते हैं। छोटी से छोटी का मतलब क्या है, एक घटना जो 10⁻22 सेकेंड में पूरी हो जाती है और एक घटना जिसको पूरा होने में 10⁻18 सेकेंड का समय लगता है। तो हम इन दोनों ही घटनाओं का अध्ययन भौतिकी में, फिजिक्स में करते हैं। द्रव्यमान की अगर बात करें कि कितने छोटे से छोटा द्रव्यमान और कितने से बड़ा द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं। द्रव्यमान के रूप में हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि होता है 10⁻30 किलोग्राम, इस क्रम में होता है, ठीक है। और अधिकतम द्रव्यमान में हम तो ब्रह्मांड का द्रव्यमान ले सकते हैं और वो है 10⁻55 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का। हम बिल्कुल एग्जैक्ट मान नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं 10⁻³ में है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
ब्रह्मांड का द्रव्यमान, ये चीजें तो हम यहां से देख सकते हैं कि भौतिकी में हम कितनी, इसका कार्य क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना बृहद है, क्योंकि हम बहुत छोटी लंबाई से लेकर बहुत बड़ी लंबाई तक अध्ययन करते हैं और छोटे समय में जो घटनाएं पूरी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा समय जो लेती है उनके बारे में अध्ययन भौतिकी में करते हैं, और बहुत छोटे से द्रव्यमान से लेके बहुत बड़े द्रव्यमान तक का अध्ययन भी हम भौतिकी में करते हैं। तो ये उत्तेजना है, ये एक्साइटमेंट है भौतिकी का कि किस तरह से हम छोटी से लेके बड़ी चीजों तक का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि भौतिकी में जो उत्तेजना है, जो एक्साइटमेंट है, वो कई तरह से कई लोगों को अलग अलग तरीके से फील होती है। जैसे कुछ व्यक्ति इसके जो मूल सिद्धांत है उनसे उत्तेजित होते हैं, कुछ लोग इनके जो गणितीय सूत्र हैं कि बहुत सारी घटनाओं को हम एक ही सिद्धांत और एक ही नियम से समझा देंगे, उससे उत्तेजित होते हैं, और कई चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें कि भौतिकी के मूल नियम कैसे हैं, सार्वत्रिक का मतलब हर जगह लागू होते हैं। अगर हम पृथ्वी पे भौतिकी के नियम लगाएंगे, कोई भी, चाहे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो या गति के नियम हो या प्रकाश के परावर्तन के नियम हो, तो हर जगह लागू है। पृथ्वी पे भी, चंद्रमा पे भी, मंगल पे भी, पूरे ब्रह्मांड में वो नियम लागू है। तो ये भी अच्छी चीज है भौतिकी के बारे में, ये भी हमें भौतिकी में इंटरेस्ट पैदा करती है कि अलग अलग ग्रह पे अलग अलग नियम नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ये जो भौतिकी के नियम ये कैसे हैं, सार्वत्रिक का क्या मतलब होता है, हर जगह लागू होंगे। अच्छा, अब हम एक चीज और यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम छत से किसी पत्थर को और किसी पंख को ले लो या कागज को ले लो, कोई भी हल्की चीज, दोनों को एक साथ गिराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर पहले कौन पहुंचेगा? तो हम जानते हैं पत्थर पहले पहुंचेगा और पंख ऐसा करके धीरे धीरे पहुंचेगा। तो किसको समय ज्यादा लगेगा? तो पंख को समय ज्यादा लगेगा और पत्थर जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये नीचे क्यों आ रहे हैं, तो पृथ्वी के बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण दोनों चीजें नीचे आ रही हैं। तो हमने बोला गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो हमने बोला कि गुरुत्वीय त्वरण सब लोग जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण होता है G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण है, त्वरण का मान, ठीक है। ये मान, ये कैसा मान है? ये नियत है। तो ये मान कैसा है? नियत। अगर ये मान नियत है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों में बराबर होना चाहिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल या गुरुत्वीय त्वरण तो नियत है, तो पंख पे भी उतना ही त्वरण लगना चाहिए जितना कि पत्थर पे लग रहा है। हम यहां से कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये तो नियत है। अब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है, पंख का द्रव्यमान कम है, तो द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं करता। दोनों को एक समान समय पर पृथ्वी की सतह पर पहुंचना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्यों होता है? व्यवहारिक जीवन में हम क्या देखते हैं, पत्थर तो पहुंच जाता है, लेकिन पंख को पहुंचने में समय ज्यादा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमने बोला ऐसा इसलिए होता है कि जो पंख है उसमें वायु का प्रतिरोध लगता है। अब एक्चुअली कोई भी चीज ऐसा आगे की तरफ बढ़ती है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल चला रहे हैं तो हमारे सामने कौन है? हमारे सामने बहुत सारे वायु के कण हैं, और तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन कणों को हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटा सकते हैं। तो हमारा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो हम उन कणों को हटाते हुए चले जाते हैं। लेकिन पंख का द्रव्यमान बहुत कम है, जब वो नीचे जाता है तो उन कणों को हटाता है, अपने लिए जगह बनाता है, उसमें वो जो कण है वो भी उस पर बल लगाते हैं। तो एक बल गुरुत्वाकर्षण का नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों पर लग रहा है, पर पत्थर पे जो वायु कण है वो बल कम लगा पा रहे हैं, जबकि पंख पे वायु कण ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं। तो मान लो गुरुत्वाकर्षण के कारण दोनों पे बल लगा 10 न्यूटन बराबर, द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता, मान लो बराबर बल लगा, ठीक है। लेकिन इस पे 10 न्यूटन लग रहा है, पत्थर 10 न्यूटन से नीचे आ रहा है, लेकिन इस पे 10 न्यूटन के साथ साथ वायु कणों
ये कितने बल से नीचे आएगा? 10 नीचे, 4 ऊपर, 6 से नीचे आएगा। तो इस तरह से तो गुरुत्वाकर्षण का वहां पे कोई रोल नहीं। गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? दोनों को समान समय पे आना चाहिए था, लेकिन एक दूसरा बल आ गया। कौन सा? वायु के कणों का बल, और वो उसका प्रतिरोध करता है, उसके चलने का प्रतिरोध करता है, इसलिए दोनों को समय अलग होता है। अब हमने प्रयोगशाला में गए और प्रयोगशाला में एक निर्वात नली ली। निर्वात नली क्या होती है? जहां पे कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। वायु भी ना हो तो हम क्या करते हैं? एक नली लेके कांच की और उसमें से पंप से वायु को बाहर खींच लेते हैं। पूरी तरह से निर्वात नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी निर्वात हम लोग बना सकते हैं। एक पंप से उसके अंदर की वायु को खींच लेते हैं तो उसके अंदर निर्वात हो गया। तो प्रयोगशाला में हमने उस नली के अंदर पत्थर को और पंप को गिरा के देखा, तो हम क्या देखते हैं? दोनों को बराबर समय लगता है। दोनों लगभग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि पूरी तरह निर्वात तो वहां भी नहीं है। तो दोनों लगभग बराबर समय पे सतह को स्पर्श करते हैं। तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो सबके लिए एक जैसा है। हाँ, कोई दूसरा और बल आके हो सकता है उसको रोक रहा हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या बोलता है कि दोनों पे बराबर समय लगेगा पृथ्वी की सतह को संपर्क करने में। तो स्टूडेंट, ये हमने कि फिजिक्स में क्या उत्तेजना, क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो डिस्कस कर ली। फिजिक्स के या भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, ये क्या है और इस टॉपिक से हम क्या समझेंगे? तो इस टॉपिक से हम समझेंगे कि भौतिकी, फिजिक्स, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, समाज, सोसाइटी, ये एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे पे निर्भर है। तो फिजिक्स में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, उससे नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है। नई नई टेक्नोलॉजी कैसे विकसित होती है कि भाई पहले हम आने जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या साइकिल। फिर डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, पेट्रोल इंजन का आविष्कार हुआ, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या आ गई? कार आ गई, स्कूटर आ गए, ट्रक आ गए, बसें आ गई। तो फिजिक्स से किसको सहयोग मिला? प्रौद्योगिकी को, और प्रौद्योगिकी से हमारे समाज का विकास होता है। हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो दैनिक जीवन है वो आसान बनता है। हम आसानी से सारे काम कर सकते हैं इसकी सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता। प्रौद्योगिकी कहां से विकसित हुई है? फिजिक्स से। तो यही हम इन तीनों चीजों में आपस में संबंध देखेंगे कि किस तरह से फिजिक्स या भौतिकी से नए नए आविष्कार होते हैं, प्रौद्योगिकी का जन्म होता है, और उससे हमारे समाज में क्या क्या विकास होता है, क्या क्या नई चीजें हमें हमारे दैनिक दिनचर्या को आसान बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में आपस में संबंध है, और इसको कुछ उदाहरणों से हम देख सकते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी में हम सबसे पहले पढ़ते थे भाप का इंजन। सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था? भाप के इंजन का। हमने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखते हैं ना सब लोग, भाप का इंजन चलता है। गदर मूवी में देखा सबने? कौन सा इंजन था? लाइट वाला था कि भाप का था? उसमें जो कोयला ही डालते रहते हैं तो क्या बनती है? कोयले को जलाने से भाप बनती है, और भाप के प्रेशर से ट्रेन आगे बढ़ती है। भाप में दाब लगाने की बहुत क्षमता होती है। किसी भी चीज से ज्यादा दाब कौन लगाता है? भाप। आपने देखा है भाप कुकर की सीटी को तुरंत ऊपर उठा देता है ना? तो उसमें दाब लगाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ऊष्मागतिकी का जो विषय है उसमें हम ऊष्मा इंजनों की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाप का इंजन इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। और यहाँ पे हम दो चीजें अलग बात करते हैं कि प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है। दो शब्द लिखते हैं। पहला शब्द है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी नवीन
भौतिकी को जन्म देती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं कि पहले जो भाप के इंजन थे, भाप का इंजन, अब भाप के इंजन में लोगों ने सोचा कि इसको और अच्छा बनाया जाए। तो भाप के इंजन के बाद किसका विकास हुआ, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन। तो डीजल इंजन या उससे पहले हम कह सकते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले ऊष्मीय इंजन, ऊष्मा इंजन, और ऊष्मीय इंजनों के बाद डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का। तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन इनका विकास और आज भी ये काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कुछ गाड़ियां पेट्रोल की होती है, कुछ डीजल की होती है। हम आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि किसकी क्षमता ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कभी भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बस, ट्रक, ये कभी भी पेट्रोल में नहीं होती। छोटी गाड़ियां हो सकती हैं लेकिन बड़ी गाड़ियां कभी भी पेट्रोल में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है कि डीजल के इंजन में ज्यादा ताकत हो चीजों को खींचने की। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, उसमें इंजन कैसे काम करते हैं, पूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या फर्क है, कार्य प्रणाली में, और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी जो बनावट है, उसमें क्या फर्क है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक आवश्यकता महसूस हुई कि भाप के इंजन से हम क्या बनाएं और अच्छा काम करने वाला डीजल इंजन। तो ये क्या है, हम प्रौद्योगिकी में विकास चाहते हैं। तो प्रौद्योगिकी में विकास चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ा ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। तो नवीन जो प्रौद्योगिकी है, अगर उसमें विकास हो रहा है तो उसके लिए हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा। साइंस को पढ़ना पड़ेगा तो कई बार क्या होता है, कई बार डीजल इंजन बन गया तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं कि यहाँ कौन कौन से सिद्धांत काम कर रहे हैं, कौन कौन से नियम काम कर रहे हैं। उन सोचने में एक चीज का जन्म हो जाता है। तो भाप के इंजन से डीजल इंजन बना, उस चीज में हमने सोचा, इसके कैरेक्टर के बारे में सोचा, तो हमें एक नई फिजिक्स मिली, ऊष्मागतिकी। और तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि जब प्रौद्योगिकी में विकास होता है तो वहां से नई साइंस निकल के आती है, नई भौतिकी निकल के आती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है, अब एक और चीज इसमें पढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट था, अब इसमें इसका ही उल्टा चीज, कभी कभी क्या होता है, भौतिकी जो है, भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम भौतिक विज्ञान पढ़ते गए और हमने देखा कि कोई नई चीज पैदा हो गई, नई चीज, नई टेक्नोलॉजी हमने बना दी। तो हमने विद्युत चुंबकत्व पढ़ा, जिसका एग्जाम्पल है कि हमने एक साइंस पढ़ी, कौन सी, विद्युत चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम विद्युत और चुंबकत्व पढ़ते आ रहे थे, आवेश के बारे में जानते थे, चुंबकीय रेखाओं के बारे में जानते थे। धीरे धीरे हमने इन दोनों को मिला के विद्युत चुंबकीय तरंगें बनाई। विद्युत चुंबकीय तरंगें जब बनी तो उससे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। हम पढ़ते आ रहे थे विद्युत और चुंबक के बारे में, हम क्या पढ़ते आ रहे थे, बहुत, और उससे क्या बन गई, नई टेक्नोलॉजी। यहाँ क्या था, हम टेक्नोलॉजी बदलना चाहते थे, उसके बीच में हमें एक साइंस मिल गई। ये टेक्नोलॉजी से ये टेक्नोलॉजी कैसे आई, कैसे आई, हमने देखा कि इस तरह से आई, और उसमें हमें एक नई तो भौतिक प्रौद्योगिकी की जन्म देती है, नई भौतिकी। और कई बार क्या होता है, भौतिकी पढ़ते पढ़ते हम नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें हमने देखा कि हम विद्युत चुंबकीय किरणें पढ़ रहे थे,
विद्युत चुंबकीय, इसका उदाहरण है, ये इसका एग्जांपल था कि किस तरह से भाप के इंजन से डीजल इंजन बना, उसके बीच में हमें नई फिजिक्स कर ली। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंगें, और विद्युत चुंबकीय तरंगों से पढ़ते पढ़ते हमें क्या मिल गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों से हमें सूचना या संचार प्रौद्योगिकी मिल गई, संचार प्रौद्योगिकी क्या है ये? तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे किसमें, और देखिए तो हमने देखा ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से तो हम संचार के माध्यम बना सकते हैं। तो जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी टीवी हैं, टीवी का मतलब जो टीवी पे सिग्नल आ रहा है, तो जितने भी तरंगें हैं जो संचार के काम आती है, रेडियो, टीवी, मोबाइल, वो सब कौन सी तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे, उनको देख रहे थे, तो हमने उससे क्या चीज का निर्माण कर दिया, संचार प्रौद्योगिकी। तो आप देख रहे हैं कि हम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। अच्छा, अब हम फिजिक्स में हम एक तरह के पदार्थ पढ़ रहे थे। कौन से पदार्थ पढ़ रहे थे, तो हमने बोला चालक होते हैं, वो चालक होते हैं, उनके बीच में भी एक पदार्थ होता है, कौन सा, अर्धचालक। कौन सा पदार्थ होता है, अर्धचालक। चालक क्या होते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाहित हो सकता है। कुछ चालक क्या होते हैं, जिनके अंदर से आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। अर्धचालक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक विशेष स्थिति में हो सकता है, नहीं हो सकता। कब हो सकता है, जब ताप को बढ़ाओगे तो उसके अंदर से विद्युत धारा का प्रभाव होगा, आवेश प्रवाहित होंगे, और हम कम ताप पे नहीं होंगे। तो ये चालक दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अर्धचालक। तो हम अर्धचालकों के बारे में पढ़ रहे थे। अर्धचालक कौन से पदार्थ हैं, तो हमने बोला दो अर्धचालक हम ज्यादा काम में लेते हैं, कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन से दो पदार्थ काम में लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये अर्धचालक पदार्थों से हमने क्या बनाया, इन अर्धचालक पदार्थों से हमने एक चीज बनाई जिसको बोलते हैं चिप। क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। अब इसका हिंदी में कोई रूपांतरण नहीं है, हिंदी में भी कोई बोलते हैं और इंग्लिश में भी कोई बोलते हैं। चिप हमने बनाई। ये चिप किससे बनी थी, सिलिकॉन जर्मेनियम से बनी। अब इस चिप का क्या रोल है, इस चिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस चिप से मोबाइल बनते हैं, इस चिप से कंप्यूटर बनते हैं, इस चिप से कैलकुलेटर बनते हैं, एक चिप टीवी में काम आता है। तो ये क्या है, बहुत बड़े सर्किट को, बहुत बड़े जटिल सर्किट को एक छोटे से चिप में डाल देते हैं। आपने देखा है, इस चिप को इंग्लिश में कौन नाम बोलते हैं, आईसी। आपने ये नाम सुना होगा, आईसी, कि हमारे मोबाइल की चार्जिंग आईसी जल गई। आईसी क्या छोटी सी चिप है, लेकिन वो छोटी सी चिप के अंदर बहुत बड़ा सर्किट बना हुआ है, और वो किसकी सर्किट, किसकी सहायता से बना हुआ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पदार्थ की सहायता से। और कहाँ काम आती है, रोबोटिक्स में काम आती है, रोबोट्स बनाने में चिप लगती है। तो हम ये देख रहे थे कि हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हमने चालक पढ़ा, चालक पढ़ा, फिर अर्धचालक पढ़ा, फिर हमने सोचा कि अर्धचालक को कहाँ काम में लें, तो हमने चिप बनाई। तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते भौतिकी ने किसको जन्म दे दिया, एक नई प्रौद्योगिकी। और ये इतनी बड़ी प्रौद्योगिकी आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इसमें विकास होता जा रहा है। कंप्यूटर, रोबोट्स, नए नए तरह के टीवी, मोबाइल्स, सब में क्या लगी हुई है, चिप। आईसी का क्या मतलब होता है, आईसी का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड क्या होता है, अब इंटीग्रेटेड तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए चाहिए, मैथ्स में है पूरा समाकलन। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन। समाकलन का क्या मतलब होता है, बहुत सारी चीजों को जोड़ के और बना देना। तो हम आईसी में क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्किट को जोड़ के एक सर्किट बना देते हैं। दिखने में छोटा होता है लेकिन होता बड़ा पावरफुल है। आपने देखा आईसी जल जाती है तो उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर दूसरी नई आईसी लगानी पड़ेगी। ये शब्द तो सुना है लगभग सभी बच्चों ने, आईसी वाला, है ना, मोबाइल में इन सब में होती है। और मोबाइल तो आज बच्चा पैदा होती है अपने हाथ में थाम लेता है, तो सबको पता है ऑलमोस्ट। तो ये आईसी से हम लोग ये हम चीज समझ चुके हैं कि किस तरह से। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ अलग अलग साइंटिस्ट के उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे ये दिए हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे। कुछ इनमें से कोई क्वेश्चंस कभी बन
मिल्टन ने क्या इलेक्ट्रॉन के आवेश, मिल्टन टेलीफोन प्रयोग था, उससे हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में पता लगा और उनके देश के नाम भी लिखे हुए हैं कि जो मिल्टन है वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। इसी तरह से हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी हैं, इसमें कुछ होमी जहांगीर बाबा ने कॉस्मिक किरणों का विकास किया था और चंद्रशेखर ने तारों की संरचना और उनके विकास के बारे में योगदान दिया था। तो इस तरह से अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इनको एक बार आप पढ़ लेंगे, रटने का जरूरत नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे, जनरल नॉलेज की तरह पता होना चाहिए कि किसने क्या किया था, एग्जाम में कभी आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या था कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड ने ये देखा कि एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि नाभिक को तोड़ना संभव नहीं है, नाभिक का विखंडन संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद, उसके कुछ सालों बाद ही दो साइंटिस्ट थे, हैन और माइटनर, ये लगभग 1938 की बात है। तो 1938 में दो साइंटिस्ट थे, हैन और माइटनर, और इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें ये बताया कि एक न्यूट्रॉन को अगर नाभिक में प्रवेश करा दें, एक न्यूट्रॉन को अगर नाभिक में अंदर प्रवेश करा दें तो वो नाभिक को तोड़ देता है, नाभिक का विखंडन कर देता है। विखंडन का मतलब तोड़ देना। तो इन्होंने किसके बारे में बताया, नाभिकीय। जबकि रदरफोर्ड क्या कह चुके थे, रदरफोर्ड ने बोला कि भैया नाभिक का विखंडन नहीं हो सकता, नाभिक को नहीं तोड़ सकते। लेकिन कुछ सालों बाद ही 1938 में हैन और माइटनर ने यह सिद्ध कर दिया कि नाभिक को विखंडित किया जा सकता है और नाभिक के टूटने से हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, गामा किरणें। देखिए गामा किरणें जो हैं वो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली किरणें हैं। एक्स किरणें होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, लेकिन गामा किरणों में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो जब नाभिक टूटता है, एक बड़ा नाभिक, छोटा नाभिक तो क्या टूटेगा, है ना, छोटी सी चीज को, चींटी को ऊपर से गिराते हैं तो टूटती नहीं है, लेकिन आदमी को गिरा दो ऊपर से तो सब टूट जाता है ना, हड्डियां टूट जाती है, या कुछ और चीज को गिरा दो तो टूट जाता है। तो छोटी चीज टूटती, तो बड़ा नाभिक ही, बड़ा नाभिक किसका होता है, बड़ा नाभिक जो आवर्तसारणी में लास्ट में आते हैं उनका होता है, किसका, यूरेनियम का, थोरियम का, इनका। तो यूरेनियम का एक बड़ा नाभिक लिया और उसने इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराया और तेज स्पीड से। मान लो ये यूरेनियम का नाभिक है, इसमें कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते, इसमें किसको प्रवेश कराया, एक न्यूट्रॉन। किसको प्रवेश कराया, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या करता है इसके अंदर, इस तरह से, अब ये न्यूट्रॉन को हमने इतनी स्पीड से प्रवेश कराया कि इसको चीर के बाहर ना निकले, क्या करे, इसके अंदर ही घुस जाए। तो ये ऐसा गया, यहाँ जाके इसका वेग क्या हो गया, ऐसा अंदर गया, जैसे एक बुलेट है, गोली है, उसको हमने लकड़ी के एक बड़े ब्लॉक में प्रवेश कराया, तो वो लकड़ी के ब्लॉक में जाके यहाँ जाके धंस गई। अंदर तो गई कुछ दूर तक, लेकिन एक दूरी पे जाके रुक गई, वो उसको आर पार नहीं कर सकती, इतना मोटा हमने ब्लॉक लिया है लकड़ी का। ऐसे ही हमने न्यूट्रॉन को इतनी स्पीड में प्रवेश कराया कि वो उसके अंदर जाके रुक जाए। अच्छा, ये कैसे गया, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, भेड़ों को चीरते हुए हटौड़ को फेंके निकल जाता है, फिर उसके बाद भेड़ अपनी जगह पे आ जाती है, ये यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर खड़ा हो गया तो भेड़ ने इसको धक्का मारा तो ये वापस इधर आया, फिर इधर वाली भेड़ धक्का मारेगी, तो ये ऐसे करते करते ये जो नाभिक है इसको इसने ऐसा कर दिया, एक हिस्से को उस तरफ धक्का मारता है, एक हिस्से को इस तरफ धक्का मारता है, इसके अंदर ऐसे घूमता है, जैसे पेंडुलम घूमता है वैसा ही। और थोड़ी देर बाद इस नाभिक को इसने दो अलग अलग भागों में बांट दिया। एक नाभिक का बहुत सारे भागों में टूट जाना, इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो ये भाग और टूटेंगे। ये क्या है, ये नाभिकीय बम, न्यूक्लियर बम। नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जो बम बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बम। तो एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई फिर ये चलती रहती है। तो एक बार अगर नाभिकीय बम फट गया फिर ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ये फैलता जाता है, ये फिर कंट्रोल में नहीं आता और ये बहुत बड़े क्षेत्रफल को खत्म
खत्म कर देता है। तो इसके दोनों ही उपयोग थे, विनाश में भी इसका उपयोग था और विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भी इसका उपयोग किया गया। क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है नाभिकीय विखंडन से कि अगर उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल दें तो हमारे काम की चीजें भी बन सकती हैं और बम भी बन सकते थे इस चीज से। लेकिन बहुत ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जो इसका वेस्टेज निकलता था, वेस्टेज क्या होता है, तो जैसे हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो राख जो होती है वो वेस्टेज होती है, वैसे ही इसमें कुछ जो वेस्टेज निकलता था उसमें भी रेडियो एक्टिव पदार्थ बचे रह जाते थे। और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ इतने खतरनाक हैं, ऊर्जा देने के बाद भी बच जाते थे। अगर हमने उनको पानी में डाला और उस पानी को किसी इंसान ने पी लिया तो उसके अंदर की कोशिकाएं जल जाती थी। और अगर इसको खेत में डाल दिया तो वहां पे कुछ पैदावार नहीं होती थी, वो जमीन खराब हो जाती। तो इनका जो वेस्टेज है उसको खपाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमने ज्यादातर या तो डैम वाले हाइड्रोलिक ऊंचाई से पानी गिराते हैं वो पावर प्लांट काम में लेते हैं, या फिर उष्मीय पावर प्लांट काम में लेते हैं। नाभिकीय पावर प्लांट बहुत कम है देश में और बहुत कम इनका यूज करते हैं क्योंकि इनसे जो वेस्टेज निकलता है वो मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया, चिप वाला उदाहरण हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, क्या है वैकल्पिक, क्या होते हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? तो ये वाले जैसे सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, पवन चक्की से हम लोग ऊर्जा उत्पादन करते हैं, सोलर प्लेट से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो इस तरह के जो सोर्स हैं ऊर्जा के उनको हम क्या बोलते हैं? और कौन से स्रोत है जो प्राकृतिक स्रोत भी है, ये वैकल्पिक है। प्राकृतिक कौन से हैं? जैसे हम गड्ढा खोद के वहां से तेल निकालते हैं, उससे डीजल और पेट्रोल बनता है, वो कौन से हैं? प्राकृतिक। तो हम कौन से ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैसे जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो आती रहेगी। तो हम उस ऊर्जा को काम में लेके अपना काम, अपनी चीजों को, अपने वाहनों को या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्राकृतिक स्रोत है वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होंगे और चलते रहेंगे। तो वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का विकास हमारे ग्रह के जीवाश्म ईंधन, अब बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज दी हुई है, हमारे ग्रह के जीवाश्म ईंधन तुरंत क्षीयमान है, मतलब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तुरंत मतलब बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और नए तथा सस्ते ऊर्जा स्रोतों की खोज अत्यंत आवश्यक है। ये नए तथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नए ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ये सब। अब एक और चीज है यहाँ पे कि आपको कुछ ये वाली चीज क्या थी जो पहले सारणी थी, वो ये थी कि साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है और उसने क्या खोज की। अब तो वो क्या थी कि साइंटिस्ट ने क्या खोजा? पहले साइंटिस्ट ने विज्ञान को पढ़ा होगा, भौतिकी को पढ़ा होगा और भौतिकी से नई टेक्नोलॉजी बना दी। अब हम एक जो सारणी है उसमें क्या दिया हुआ है? पहले प्रौद्योगिकी दी और ये दिया हुआ है कि प्रौद्योगिकी किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रौद्योगिकी है वो क्या दिया हुआ है? वो किस सिद्धांत पर आधारित है? भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत से वो बनी हुई है? जिसे भाप इंजन है। भाप इंजन किससे बना हुआ है? ऊष्मागतिकी के नियम से। तो भाप इंजन बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले ऊष्मागतिकी को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे रेडियो तरंगे, टेलीविजन, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर, इसको क्या बोलते हैं? जो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन होगा तो हमें जो नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा है उसको हम किस में बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा। प्लस आगे जो आप क्लास पढ़ेंगे उसमें ये है कि कैसे नाभिकीय विखंडन होता है, पूरा डिटेल से है, और कैसे उस नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अच्छा, अब हम भौतिकी
प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, ये तो हम बात कर चुके हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा में। तो अब ये वाला टॉपिक हमारा हमने क्या क्या यहाँ पे लिंक किया है कि किस तरह से हम फिजिक्स में नई नई चीजों को पढ़ते हैं और नई नई चीजों से हमें नई प्रौद्योगिकी का विकास होता है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों और सिलिकॉन और जर्मेनियम से जिसका विकास हो चुका, विद्युत चुंबकीय तरंगों से मोबाइल का विकास हुआ। तो भौतिकी से प्रौद्योगिकी किस तरह से आपस में संबंधित है ये हमने समझा, और प्रौद्योगिकी में जो विकास होगा हमारे समाज का विकास होगा। जैसे पहले बिना कूलर पंखे और बिना फ्रिज के लोग रहते थे, लेकिन प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और अब ये हमारे दैनिक जीवन की एक अहम वस्तु बन गई। फ्रिज चाहिए सबको, कूलर चाहिए, है ना। तो ये हमारे एक समाज का हिस्सा बन गया है। और पहले के बिना भी जीवन संभव था, लेकिन भौतिकी में कुछ सिद्धांत आए, उनसे नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और वो चीज हमारे समाज का हिस्सा बन गई। जैसे विद्युत ऊर्जा आज हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। अगर 10 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से मोबाइल हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। तो प्रौद्योगिकी भी हमारे समाज में इंपॉर्टेंट योगदान देती है। तो फ्रेंड ये हमने कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक देखे, फिजिक्स क्या होता है। पहला टॉपिक क्या था, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स होता है। फिजिक्स कहां से आया है, एक ग्रीक शब्द है फ्यूजिस, उससे आया है और उसका क्या मतलब होता है, प्रकृति। फिजिक्स में इसमें और क्या चीजें पढ़ी थी हमने, कि फिजिक्स में दो तरह के प्रमुख विचार हैं, एकीकरण और न्यूनीकरण। फिजिक्स में हम क्या चाहते हैं, एक ही सूत्र से एक ही सूत्र, एक ही सिद्धांत, एक ही नियम से हम बहुत सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था न्यूनीकरण। न्यूनीकरण क्या होता है, हम बहुत बड़ी कोई प्रोसेस है, जैसे पावर हाउस में बिजली का उत्पादन होने से लेकर हमारे घर तक बिजली का पहुंचना, लाइट का पहुंचना, इस पूरी बड़ी प्रक्रिया को हम न्यूनीकरण करके पढ़ते हैं। न्यूनीकरण का मतलब छोटा करके पढ़ते हैं, ये न्यूनीकरण था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी, भौतिकी के दो प्रभाव क्षेत्र होते हैं, एक होता है स्थूल, उसमें हम उन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनको हम आप देख सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी उपकरण की सहायता से, जैसे कार का चलना, पंखे का घूमना। और एक होता है सूक्ष्म, जिसमें सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय आणविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भौतिकी क्या प्रौद्योगिकी से किस तरह से संबंध है और प्रौद्योगिकी हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित करती है। यहाँ पे कुछ आपको साइंटिस्ट और उनके जो आविष्कार है उनके बारे में भी सारणी में दिया हुआ है, आप उनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर। अब तक ये जो था ना, ये थोड़ा हिस्ट्री था, फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, तो इनको एक बार पढ़ लेंगे, बस इतना बहुत है, याद करना और रटने का जरूरत नहीं। एक बार पढ़ लेंगे जितना समझ में आता है उतना अच्छा है। और उसके बाद अब जो दो टॉपिक है वो इस चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रकृति के मूल बल, प्रकृति में कौन कौन से बल पाए जाते हैं, और दूसरा है कि प्रकृति के जो नियम है वो संरक्षण के नियम हम उसमें पढ़ेंगे कि प्रकृति जो नियम है उनकी प्रकृति कैसे होती है। तो ये दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।